दोस्तों स्वागत है आपका माई स्मार्ट स्टडी ग्रुप पे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आरआरबी ग्रुप डी की जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की 5000 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जो कि पार्ट 2 वीडियो है ये वाली। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ सिखाए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप एक बार देख लेंगे जाके तो उनको देखिए जाके और यहाँ आइए। ठीक है, उसके बाद पार्ट 1 देख लीजिए पहले। पार्ट 1 अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो पार्ट 2 मैं आपको बता रहा हूँ गारंटेड आधे क्वेश्चंस के जवाब आप खुद दे रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप खुद जवाब देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पार्ट 1 देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप यहाँ जाके पार्ट 1 को देखिए। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में 5000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, ठीक है, आपको पूरी डिटेल से मैं यहाँ समझा दूंगा उस कॉन्सेप्ट को। आपको उससे बाहर, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो जितना कराया जा रहा है दोस्तों उतना कर लीजिए, जितना बता रहा हूँ मैं उतना कर लोगे अगर आप, तो बस मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आपके साइंस के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं, तो आपको बस क्या करना है, पूरी लगन से इस सीरीज़ को फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए। हमारे चैनल पे दोस्तों और भी सीरीज चल रही हैं, जैसे कि लेखपाल की समाज विकास की हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं, और DSSB के मैथ की वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो दोस्तों मैथ की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो DSSB की नहीं, कोई भी एग्जाम मैथ हो दोस्तों, उस सीरीज में हम मैथ को इस तरीके से अप्रोच कराते हैं कि आपको पेपर में बेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाइए। देखिए टॉपर्स लोग कैसे पेपर करते हैं, पूरी वही स्कीम हमने वहाँ पे दिखाई है। तो उस दोनों वीडियो को भी आप देखिए, मैं उनका भी आई बटन में प्लेलिस्ट दे दूंगा और उसको जाके वहाँ से देखिए। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑड वन आउट निकालिए। ठीक है, इनमें से ऑड जो है उसको छांटिए। तो कह रहा है निम्नलिखित में से विषय का पता लगाएं। ठीक है, विषम का पता लगाएं, सॉरी। तो पहला एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, सिलिकॉन। ठीक है, दूसरे नंबर पे दे रखा है फॉस्फोरस, और फिर उसके नीचे जो दिया है वह जर्मेनियम है, और जो AS दिखा है वो है दोस्तों आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन, आर्सेनिक और जर्मेनियम दोस्तों तीनों कैसे एलिमेंट्स हैं। ये तीनों दोस्तों मेटलॉइड्स हैं। ठीक है दोस्तों, मेटलॉइड्स। आपको पीरियोडिक टेबल अगर ध्यान होगा तो कुछ इस तरीके का दिखता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस तरीके से इसमें और भी ग्रुप होते हैं। तो इधर जो एलिमेंट होते हैं ये वाले, ये होते हैं मेटलॉइड दोस्तों। और फॉस्फोरस जो है दोस्तों वो क्या होता है, वो एक नॉन मेटल है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीनों मेटलॉइड हैं, ये नॉन मेटल है। तो ऑड वन आउट हमें यही पता चल गया, क्या होगा दोस्तों, फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है। तो आपको एक आइडिया तो ऐसे लग जाएगा, जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है दोस्तों वो कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स को मेटल कहा जाता है। जिनकी दोस्तों निगेटिव हो वो नॉन मेटल की साइड आते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको कुछ चीज़ें कल बताई थी, यानी कि पिछली वीडियो में बताई थी। 18th ग्रुप को इनर्ट ग्रुप कहा जाता है दोस्तों, 17 को दोस्तों हेलोजेंस कहा जाता है, और 1 को दोस्तों एल्कली मेटल, और 2 को एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में यानी कि लास्ट पार्ट 1 वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो उसको आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। अ गैल्वेनोमीटर इज यूज टू, तो दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए क्या, एमीटर, वोल्ट मीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, और साथ ही साथ आपको गैल्वेनोमीटर का भी मैं यहाँ पे बता दूंगा इस क्वेश्चन में। 3-4 हम देख लेते हैं, और कोई सा आएगा तो हम आगे भी देख लें। थर्मोमीटर तो दोस्तों सबको पता होता है, टेम्परेचर नापता है थर्मोमीटर। ठीक है, वो आपको पता ही होगा। एमीटर दोस्तों करंट मीजर करता है। ठीक है, करंट नापता है, एमीटर करंट नापता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। ठीक है दोस्तों, कहीं पे वोल्टेज को आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, ये इसको नापता है। साथ ही साथ स्फिगोमीटर दोस्तों ब्लड प्रेशर नापता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर नापता है। और गैल्वेनोमीटर दोस्तों क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन पता लगाता है। ठीक है, बस इतना सा काम है इसका दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कन्वर्जिंग मिरर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दो तरीके के मिरर हो सकते हैं जो कि होते हैं। वैसे तो तीन होंगे, ठीक है। एक होगा दोस्तों प्लेन मिरर, मैं यहाँ पे आपको प्लेन नहीं बताने वाला था, चलिए प्लेन भी देख लेते हैं। एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको तीनों की फोकल लेंथ भी बता देता हूँ। इसकी फोकल लेंथ दोस्तों इनफाइनाइट होती है, इसकी फोकल लेंथ दोस्तों पॉजिटिव होगी, और इसकी फोकल लेंथ दोस्तों निगेटिव होगी, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है मिरर के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जिंग मिरर, तो दोस्तों ये होता है कन्वर्जिंग, ठीक है। मिरर के केस में दोस्तों ये वाला कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। और प्लेन का हम नहीं करते दोस्तों, प्लेन का नहीं करना है हमें, प्लेन में डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस इज डैश। तो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। कन्वर्जिंग मिरर यानी ये वाला मिरर आपने लगा दिया, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों। डाइवर्जिंग वाला ये होता है दोस्तों, उसमें अंदर से होती है रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। और प्लेन मिरर तो आपको सबको पता ही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है इज, तो इमेज का साइज क्या होगा दोस्तों, जब भी फोकस पे इमेज होगी तो देखिए इस तरीके से लाइट रे जाती हैं, तो इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हाईली मैग्नीफाइड आएगा इस केस में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और बता देता हूँ कैसे आपको इमेज फॉर्मेशन कैसे करना होता है। तो देखिए जैसे ये मिरर दिया हुआ है आपको, ठीक है दोस्तों, ये मिरर दे दिया है, तो आपको क्या करना है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो समझ लीजिए, मैं इसको वीडियो में सब कुछ आपको करा के जाऊँगा। ये होता है फोकस, ठीक है दोस्तों। यहाँ कहीं होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मैं सी लिख रहा हूँ इसको। आपको एक दो चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए, क्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कैपिटल आर। इसको लिखते हैं हम एफ से, तो फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। और ये होता है हमारा पोल, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि कैपिटल आर जो होता है वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, इतना पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या क्या पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी लाइट रे पैरेलल आती हैं तो वो फोकस से पास होके जाती हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। लाइट रे पैरेलल आती हैं तो फोकस से होके जाती हैं, और जब लाइट रे फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको सब चीज़ जानकारी यहाँ दे के जाऊँगा दोस्तों, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि R = 2F होता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आती है सी से, तो लाइट रे जिधर से आती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चौथा आपको ये पता होना चाहिए कि पोल पे लाइट आती है तो पोल पे I = R, यानी कि रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, ठीक है दोस्तों। पोल पे लाइट आएगी तो I = R तरीके से जाएगी, ठीक है। इतनी सब जानकारी आपको होनी चाहिए मिरर के कॉन्सेप्ट के लिए। आगे का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली उनको भी देख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, और आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो होता है I = R। और ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड लॉ हो जाएगा आपका कि इंसिडेंट रे, ठीक है, जो रे आती है, कॉमा जो रिफ्लेक्ट होके जाती है रिफ्लेक्टेड रे, कॉमा जो नॉर्मल होता है, ये तीनों ही दोस्तों ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये होता है हमारा सेकंड लॉ, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में जानना था, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो दोस्तों जब वो फोकस पे रखी गई होगी तो इस तरीके से लाइट रे दिखाई देंगी। देखिए कितनी बड़ी इमेज आ रही है, ठीक है, ये पूरी ही इमेज जैसी होगी, तो बहुत ही बढ़िया, अत्यधिक बड़ा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बडिंग क्या होता है। ऐसे ही हमारे जैसे कोई भी प्लांट होगा या कोई भी वो होगा ऑर्गेनिज्म, तो उसके किनारे से ऐसे वो होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर यहाँ से टूट जाएगा, इस तरीके से दो बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपने ही जैसा कोई दूसरा प्रोड्यूस करना, तो इसने इस तरीके से कर दिया, इसको बोलते हैं बडिंग। तो कौन करता है दोस्तों, पिछली वीडियो में देखा था हाइड्रा अपने आप में बडिंग कर लेता है, ठीक है। हाइड्रा जो है दोस्तों ये सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, यानी कि
सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, और साथ ही साथ एसेक्सुअल में रीजेनरेशन भी करता है दोस्तों। रीजेनरेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है। जैसे ये एक हाइड्रा है, ये मान लो यहाँ से कट गया तो ये कुछ अब इस तरीके से दिखने लगेगा, टूटा हुआ हिस्सा ऊपर का और टूटा हुआ हिस्सा नीचे का। तो ये अपने को ऐसे यहाँ से उगा लेगा और ऐसे यहाँ से उगा लेगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये रीजनरेशन भी करता है दोस्तों, और ये बडिंग भी करता है। जो अभी आपको मैंने बडिंग वाला तरीका बताया था ना, ये वाला, ये भी करता है ये। ठीक है, तो ये दोनों करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, तो ये आपको याद होगा। ठीक है, नहीं है तो आप जाके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। बडिंग कौन करता है दोस्तों? हाइड्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कैन नेवर अकर सिंगली इन नेचर। डैश नेवर अकर सिंगली इन नेचर, यानी कभी भी अकेला नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है दोस्तों? फोर्स क्या होता है दोस्तों? ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, ma भी हो सकता है कहीं पे एक्सेलरेशन वाला। ठीक है, वेलोसिटी तो आपको पता है जो होते हैं वेक्टर ऑफ, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझा दिया है। ठीक है, ये वेक्टर क्यों होती है वेलोसिटी, ये भी आपको वहाँ बता दिया है मैंने। जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा, इतना देख लीजिए, पूरी साइंस कवर होगी। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, कितना एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी पर यूनिट एरिया पे कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, वो होता है प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा सिंगली अकर नहीं कर सकता, ये हमें यहाँ बताना है। तो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या होता है कि जहाँ भी एक्शन होता है उसके अपोजिट एक रिएक्शन आता है दोस्तों। ठीक है, तो आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो वो भी आप पे एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं सिंगली अकर ना करना। ठीक है, जैसे कोई एक चीज़ अप्लाई हुई तुरंत दूसरी भी आ गई, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्स आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों फोर्स म्यूचुअली काम करता है। ठीक है, आप जैसे अर्थ पे आप खड़े हैं, जैसे आप ये अर्थ पे खड़े हैं, तो आप अर्थ की तरफ को कुछ फोर्स लगाएंगे अपने वेट के बराबर, अर्थ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी आपके ऊपर आपके वेट के बराबर, W इक्वल टू आर। दोस्तों अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो या तो हम अर्थ में धंसते चले जाते, या हम अगर अर्थ का फोर्स ज़्यादा होता तो हम ऊपर को छटक जाते। जैसा कि ट्रैम्पोलिन में आपको पता होगा होता है, जब हम नीचे आते हैं तो वो हमें नीचे लेके जाता है और फिर रिएक्शन फोर्स देता है जिसकी वजह से हम ऊपर उछलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फोर्स। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। प्रेशर की यूनिट दोस्तों पास्कल, की पिछली वीडियो में पार्ट 1 में देखिए दोस्तों, वहां पे ये क्वेश्चन था। पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की दोस्तों देखिए फॉर्मूले से बन जाती है यूनिट, mv आपको पता है तो kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड को -1 पावर लिख सकते हैं कहीं भी। जैसे मान लीजिए x के ऊपर पावर -1 है तो उसका मतलब होता है 1/x। तो जैसे मैंने ms-1 लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा m/s। ठीक है दोस्तों, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में आपको ms-1 भी दे सकता है या kg m/s भी दे सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है, कहीं पे ms-2 दिया होगा तो 1/s² हो जाएगा वो। ठीक है, बस इतना ही कन्फ्यूजन, इतना ही चीज़ आपको जाननी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टिश्यू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जो मदर का यूटेरस होता है, ठीक है, मैंने आपको कल की वीडियो में वेजाइना का पूरा डायग्राम भी समझाया था। इस तरीके से कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है वेजाइना, इसको बोला जाता है दोस्तों सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? जो वेजाइना का नैरोवेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यूटेरस का, सॉरी यूटेरस का नैरोवेस्ट, ये होता है यूटेरस। और ये आपके हैं ओवरीज, जहाँ से एग प्रोड्यूस होता है, जैसे ह्यूमंस में मेल्स में टेस्टिस होते हैं। और ये हो गई आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बताया है। क्या बताया था दोस्तों? मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो दोस्तों यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ से आता है, ये यहाँ आके स्टिक हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो जो है यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांट, इधर होता है इम्प्लांटेशन। ठीक है दोस्तों, यूटेरस की वॉल पे इम्प्लांटेशन पूछ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं ये सब, तो 10th क्लास में पढ़ाई है हम सब ने। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको सब रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ यूटेरस की वॉल पे होता है इम्प्लांटेशन। इसके बाद दोस्तों देखिए ये क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा
मदर का जो भी फीमेल होती हैं, जो भी वो प्रेग्नेंट होती है, तो जैसे ही वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो ये यूटेरस होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ऐसे करके एक ब्लड का पूरा थैली सी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा, ठीक है दोस्तों। इस प्लेसेंटा से यहाँ जो बेबी होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो बेबी होगा इसकी नाभि से ऐसे एक कॉर्ड आती है, इस कॉर्ड को बोलते हैं दोस्तों एम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। बस आपको इतना ही सब कुछ जानना है। और ये जो प्लेसेंटा होता है दोस्तों, ये क्या करता है, मदर की ब्लड कैपिलरीज से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा से मदर का ब्लड आएगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, न्यूट्रिशन कैरी करेगा। फिर ये जो एम्बिकल कॉर्ड है, इसके थ्रू होता हुआ ये चाइल्ड को जाता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ क्या पूछा है दोस्तों, टिश्यू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इन यूटेरस इज। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ यहाँ बता ही दिया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लेसेंटा दोस्तों, है ना। प्लेसेंटा ये जो है, ये प्लेसेंटा है, ब्लड की होती है, पूरी ब्लड कैपिलरीज की, इसी से तो न्यूट्रिशन मिल रहा है। किसके थ्रू किसके जा रहा है, वो जा एम्बिकल कॉर्ड, ये पाइप समझ लो आप बस, पर टंकी तो दोस्तों यही है, ठीक है, जहाँ से पानी आ रहा है या जहाँ से भी जो भी चीज़ आ रही है न्यूट्रिशन और वो सब, वो टंकी प्लेसेंटा है। और ये पाइप है, एम्बिकल कॉर्ड जस्ट पाइप का काम कर रहा है, ये खुद कुछ नहीं दे रहा है, ये सिर्फ वहाँ से लेके बच्चे में ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि टिश्यू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, तो वो भाई न्यूट्रिशन तो प्लेसेंटा दे रहा है, ठीक है। अगर पूछ लेता भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब मार देते, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बस अब विली देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारी इंटेस्टाइन होती है तो उसमें ना दोस्तों ये होती है विली ऐसे, ठीक है। अब ये विली भी दोस्तों करती क्या है, देखिए दोस्तों, अगर इतना ही एरिया होता तो जैसे मान लो पानी आ रहा है तो इतनी ही एब्जॉर्बशन होती ना, दीवार इतना ही दीवार सोख पाती। पर अब यहाँ पानी अगर आएगा, यहाँ ब्लड आएगा, तो भाई दोस्तों देखिए कितनी जगह से एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो विलीज का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, ठीक है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है ये, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा देता है। बस इतना जानकारी आपको मैंने दे दी, और यही अगर आपने ढंग से समझ लिया है तो पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर प्लेसेंटा, हिंदी वाले व्यूअर्स भी देख लें, इसको नाल कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, नाल, प्लेसेंटा को नाल कहा जाता है हिंदी में। और फेलोपियन ट्यूब तो आपको मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल। तो दोस्तों इथेनॉल क्या होगा, देखो 2 कार्बन लगाओगे, एक OH लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। एथ मतलब 2, एथ मतलब 2, ऑल मतलब एल्कोहल OH, ठीक है। एथ मतलब 2, ऑल मतलब OH, तो 2 कार्बन, उसके ऊपर बचे कुछ, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड बनाने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको सबको पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 कार्बन बनाने हैं, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड बनाते हैं, एक जगह पे OH लगाना है, बाकी सबको हाइड्रोजन से भर देना है, इथेनॉल बन गया। इससे इथीन बनता है। अब इथीन क्या होता है, देखो ईन आ गया तो एक डबल बॉन्ड, एथ है तो 2 कार्बन, ईन हो गया तो बचा कुचा बना दो दोस्तों, 4 बनाने थे, 1 2 3 हो गए, एक और बनाओ, 1 2 हो गए, 2 और बनाओ, बस इथीन बन गया। अब ये बना कैसे होगा दोस्तों, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके ये दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा, ऐसे बनता है ये, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो एजेंट यूज होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या यूज होता है, H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद करना है, ये किससे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यही होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ एक बार। इथेनॉल को इथेन में बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला निर्जलीकरण एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को बोलते हैं निर्जलीकरण एजेंट। क्या होता है, सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्रित मतलब दोस्तों कंसंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर मिला होता है, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी की अमाउंट बहुत कम होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप जूस पी रहे हैं, जूस में अगर बहुत सारा पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूट हो गया, पर अगर आप प्योर संतरे का जूस पी रहे हैं तो भाई उसमें संतरा ही संतरा है, तो वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 57 एटॉमिक नंबर। अब दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको वहाँ पूरा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब बता दिया, फिर से बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत अगर आपको और डिटेल चाहिए तो पिछली वीडियो को जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है।
अब 57 नंबर एटॉमिक नंबर किसका होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी क्लियरिटी से बता दूंगा कौन सा किसका होता है। तो इस एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर वाला होता है डी ब्लॉक, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए मैं आपको इसको याद करने का पूरा तरीका बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है, हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, जो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इधर 13 से लेके 18 तक होता है, ठीक है दोस्तों। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये हो गया 18, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइनें होती हैं ऐसे, और नीचे को होता है फिर 4 लाइनें, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 लाइन होगी, ठीक है। ये लाइनें सब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। मैं बस ये 2 लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसमें हमारे पास यही होता है कि जो हमारे इधर के एलिमेंट हैं ये होते हैं एस, ठीक है दोस्तों। ये होते हैं पी, और ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या याद करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है, ये 2 लाइनें हैं, तो 19 20, ठीक है दोस्तों। 37 और 38, और इधर 55, और इधर 56, और इधर 87 और 88, ये हो गए एस ब्लॉक में, ठीक है दोस्तों। और डी ब्लॉक में दोस्तों क्या आएगा, 31 से लेके यहाँ पे 36 तक। इधर आपका आएगा 49 से लेके 54 तक। इधर आपका 81 से लेके 86 तक। और इधर आपका आएगा 113 से लेके 118 तक, ठीक है दोस्तों। और इसके बीच में जितने हैं ये डी ब्लॉक में आ जाएंगे, और जो आपके नीचे होते हैं वो होते हैं आपके एफ ब्लॉक में, ठीक है दोस्तों। मैं आपको डी ब्लॉक वाले भी एक बार बता देता हूँ। तो ये 20 हो गया, तो यहाँ 31 से 30 हो जाएगा, 21 से 30 हो जाएगा। यहाँ 38 हो गया, तो यहाँ दोस्तों 39 से 48 तक हो जाएगा डी ब्लॉक में। और फिर इधर दोस्तों आपको ध्यान रखना है 57 होता है, ठीक है। 56 के बाद 57 आता है, और डायरेक्ट 72 आता है। 58 से 71 तक वो एफ में चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 72 से आपको कहाँ तक जाना है, 80 तक। ऐसे ही यहाँ पे आपको दोस्तों 87 के बाद 88 के बाद 89 आएगा, फिर सीधे 104 और 105 से लेके 112 तक, ठीक है। तो यहाँ 89 के बाद जो है 90 से 103 तक, वो भी एफ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एस ब्लॉक इधर हो गया, डी इधर हो गया, पी इधर हो गया, और एफ ये इधर 2 लाइनें होती हैं ऐसे, ठीक है। एफ में तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लिख के दे देता हूँ। तो एस में हो जाएगा 19 20 37 38 55 56 और 87 88। डी में हो जाएगा 21 से 30, 39 से 38, 48, 57 और 72 से 80 तक, और 89 और 104 से 113 तक, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले का, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 2 बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि जो 2 हड्डियां होती हैं, 2 बोन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हड्डियां हैं, इनको जो जोड़ता है ईच अदर, इनको जोड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, टिश्यू होता है यहाँ पे जो इन दोनों बोन्स को जोड़ के रखता है, वो होता है लिगामेंट, ठीक है दोस्तों। उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम याद ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है, बोन प्लस बोन, ठीक है दोस्तों। टेंडन क्या करता है दोस्तों, मसल को बोन से जोड़ता है, ठीक है, मसल प्लस बोन। और कार्टिलेज जो है दोस्तों वो क्या करता है, ये हमारे जॉइंट्स को स्मूथ करता है, ठीक है, स्मूथ जॉइंट। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों याद कर लीजिए, टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है, टेंडन मसल टू बोन, टेंडन मसल टू बोन। लिगामेंट बोन टू बोन, ठीक है दोस्तों, लिगामेंट बोन टू बोन, इतना याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर डेट आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर, कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है। कार्बन का सिंबल C, नाइट्रोजन का N, और सल्फर का दोस्तों क्या होता है S। इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7, और इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है सल्फर का, 16, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज पता होगी जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्या भाई, ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, किसके, कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के। हमें एक चीज पता है कि भाई जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, मेटल ऑक्साइड वो बेसिक होते हैं,
और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वो दोस्तों एसिडिक होते हैं। तो हमें क्या करना है, ऑक्साइड दो बता दिया कि ऑक्साइड बन रहा है, अब ये देखना है कि ये तीनों हैं क्या, क्या ये मेटल हैं दोस्तों, नहीं, ठीक है, तो ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो भाई नॉन मेटल है तो भाई क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है दोस्तों, एसिडिक ऑक्साइड। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कैसे होंगे, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन ए हैज़ पीएच ऑफ 6, ए का जो पीएच है वो 6 है, तो अगर आप इसको डायग्राम पे बनाएं तो इधर 7 इधर 6, तो ए यहाँ कहीं है। बी हैज़ अ पीएच ऑफ 8, तो बी का पीएच 8 है दोस्तों। एंड सी हैज़ अ पीएच ऑफ 2, तो सी का पीएच 2 है। विच सॉल्यूशन हैज़ द मोस्ट हाइड्रोजन, तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में अभी तक पता लगा चुके होंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था जिसके पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे दोस्तों, हाइड्रोजन H+ आयन होंगे, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। H+ आयन ज़्यादा, एसिडिक ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा, और मैंने आपको ये बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड इधर होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस इधर होते हैं और ये न्यूट्रल होता है। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके पास H+ ज़्यादा ही होंगे ना दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम 3 एलिमेंट डेट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का होता है दोस्तों, है ना, एक, फिर उसके बाद किसका, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का मतलब 2 8 1 2 8 8 1 ऐसे चलेगा, तो किसका हो जाएगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन का हो गया। फिर उसके बाद ये 2 8 1 11 नंबर का हो गया, ऐसी सॉरी 2 1 भी होगा, ठीक है, लिथियम का हो गया 3 नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, 2 + 1 3, तो लिथियम होता है। 8 2 10 और 1 11, 11 किसका होता है दोस्तों, सोडियम का होता है। 8 2 10 18 19, 19 दोस्तों किसका होता है, जल्दी बताइए, 19 पोटेशियम का होता है, ठीक है, के होता है पोटेशियम का सिंबल। तो ये तो इजी लग रहा है मुझे, ठीक है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। मैं आपको एक बार एटॉमिक नंबर वाइज बता देता हूँ। पहला 1 किसका होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का, 2 हीलियम का, 3 लिथियम का, 4 बेरिलियम का, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 14 15 16 17 18, मैं आपको 20 तक बता देता हूँ। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके आगे भी आपको अगर याद करनी है तो आप कर सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी क्रोमियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, वो आपको याद करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। तो 1 से 30 तक तो आपको पता होने चाहिए, मेरा मानना है 1 से 30 तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आउटर मोस्ट किस में होते हैं, जो ग्रुप 1 में आते हैं, तो ग्रुप 1 में आता है 1 3 11, इसके बाद का भी दोस्तों आप पता लगा सकते हैं, क्या इसमें 8 जोड़ दीजिए, 11 + 8 19, 19 प्लस अगला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लगाना है बस, जो ग्रुप 1 में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बेसिकली ग्रुप 1 वाले, तो ग्रुप 1 वाले। तो एक बार पीरियोडिक टेबल, अगर आपको चाहते हैं कि मैं पीरियोडिक टेबल को ढंग से एक स्पेशल क्लास अलग से बना के पढ़ा दूं तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 10% NaCl इज कॉल्ड, ठीक है, तो NaCl है 10% का, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, ऐसे NaOH से कुछ करते हैं, ठीक है, इसमें बिजली डालते हैं, कैथोड एनोड, वो सब आपको मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि NaCl है, उसमें से पानी पास कर दिया और इसको बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, तो दोस्तों क्या होगा, देखिए ना, मैं आपको बता ही देता हूँ, कल ही क्वेश्चन में देखा था, इसको तोड़ लीजिए ऐसे, ये इसके साथ बना लेगा
और 2 जो इलेक्ट्रोड होता है। अभी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि इसमें गैसेस फॉर्म होती हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड पे। तो देखिए क्या होगा, NaOH तो बन जाएगा क्योंकि ये फ्रीली घूमेगा। अब क्या होगा, Cl2 गैस बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है, H2 गैस और Cl2 गैस बन जाएगी, ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस वाले क्वेश्चंस में एक चीज़ और पूछ ली जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो एक NaOH बना था जो एल्कली है और एक क्लोरीन गैस बनी थी, इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो सुन लीजिए। एक होती है एनोड, ठीक है, जो ऐसे हम डिप करते हैं सॉल्यूशन में, एक होती है एनोड और एक होती है दोस्तों कैथोड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों क्या होता है कि जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कोई बैटरी लगाई होगी आपने, बैटरी में एक पॉजिटिव साइड होगी एक निगेटिव साइड होगी। तो जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करा है आपने दोस्तों वो क्या है, एनोड, और जिसको निगेटिव से कनेक्ट करा है वो क्या है दोस्तों, कैथोड, ठीक है दोस्तों। जबकि उल्टा होता है, एनायंस में अलग होता है। एनायन क्या होते हैं, निगेटिव आयन जो होता है, और कैटायन क्या होता है दोस्तों, जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है। यहाँ उसका उल्टा होता है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। एनायन निगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, जबकि एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड नेगेटिव होती है। तो आपको देखिए प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ कौन सी गैस आके बनेगी, यहाँ क्लोरीन गैस आके जाएगी, ठीक है। Cl- ऐसे करके इस पे आके चिपक जाएंगे, फिर उनके Cl2 के बबल बन के निकलते रहेंगे। ऐसे यहाँ हाइड्रोजन आएगी, क्योंकि ये निगेटिव है तो यहाँ H+ आके चिपक जाएंगे। इस तरीके से होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रक फॉल्स ऑफ अ एज एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड, ठीक है। एक किनारी से एक ट्रक नीचे गिर गया और 0.8 सेकेंड में वो नीचे पहुंच गया। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो ये कितना ऊंचा है, तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में देखें तो आपको सबसे पहले सेंटर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेक कर लेना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ 9.8 यूज़ करने को नहीं बोला, यहाँ इन्होंने 10 यूज़ करने को बोला। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। किस चीज़ का फॉर्मूला है दोस्तों, एक एक्सेलरेटेड उसमें हमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो S पूछा है हमें, यही तो पूछा है हाउ हाई इज द लेस, तो S हमें निकालना है। अब क्योंकि ये फॉल हो रहा है तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 मानेंगे, तो 0 × T, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप गिर रही है तो वो 0, उसने जानबूझ के कोई स्पीड नहीं दी, ठीक है। कोई मान लो कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है तो वो अपने आप गिरी है, तो उसको किसी ने फोर्स नहीं लगा के फेंका नहीं है, इसलिए 0 माना जाएगा। हाफ इंटू ए की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहाँ से गिर रहा है तो ए जो होगा वो G के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 10 × T, तो ये 0.8 सेकेंड में पहुँच गया, तो 0.8 का स्क्वायर, तो 5, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8 8 = 64, तो 6.64 × 5, 5 4 = 20, कैरी 2, 5 6 = 30, 32, 3.2, ठीक है दोस्तों, 3.2 मीटर। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, S = UT प्लस हाफ AT²। देखिए न्यूटन के सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। पिछली वीडियो में कौन सा हुआ था दोस्तों, V = U + AT, उसका यूज़ हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, आज हमने इसका यूज़ देख लिया। पिछली वीडियो में SN = U प्लस A/2 2n-1, यानी चौथे सेकंड में जो वाला क्वेश्चन था वो वाला भी हमने देख लिया था। इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है, तो कहाँ यूज़ होता है इसका, ठीक है। चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस, सिर्फ चौथे सेकंड में 4 से 5 सेकंड के बीच में कितना कवर करा, ठीक है, वो भी हमने देख लिया था पिछली वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज, यानी जब एक गन से बंदूक चलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है। मैं आपको इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी डैश होती है, बंदूक से कम होती है, अतुलनीय होती है, बंदूक से ज़्यादा होती है, या बंदूक के समान होती है। तो इस दोस्तों क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था याद है, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ठीक है। उससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था दोस्तों, क्या, काइनेटिक एनर्जी = p²/2m, ठीक है। कैसे निकाला था वो अब मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, पार्ट 1 में वो क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वहीं से मिलेंगे और सारे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये अलग पेपर है, ये दोस्तों पेपर 4 के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इस बार, ठीक है। पिछली वीडियो में अलग पेपर के क्वेश्चन लेता, अब देखिए कितना मेल जोल है, ठीक है। आपको अगर वहाँ के कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्या है,
अब यहाँ बोल रहा है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो बंदूक से गोली चल गई तो बुलेट की गति तेज होती। देखो दोस्त, जब भी दो चीज़ें टकराती है ना, तो वहाँ क्या होता है, जो उनका मोमेंटम होता है, ठीक है दोस्तों, वो मोमेंटम जो होता है दोस्तों कंजर्व रहता है, ठीक है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, देखो जैसे ही इस क्वेश्चन में जैसे ही ये होगा तो आपको मोमेंटम कंजर्व मानना है। तो दोस्तों देखियो, काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों मास के विपरीत के उसमें है रिलेशन में, ठीक है, 1/2m। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि बंदूक है। तो ये बंदूक है, तो दोस्तों बंदूक भारी होगी या गोली, तो बंदूक ही भारी होगी ना दोस्तों। तो बंदूक का मास ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। वहीं गोली की बात करें दोस्तों, तो गोली का मास दोस्तों कम है, गोली का मास कम है, तो भैया उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ विपरीत प्रपोर्शन है, ठीक है दोस्तों, इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, देखो बंदूक से ज़्यादा हो जाएगी, बंदूक की कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम। जो हमारे गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है हमारे स्टमक में, उसकी क्रिया को सुविधाजनक, तो किसकी क्रिया को सुविधाजनक बनाता है दोस्तों, तो ये बनाता है पेप्सिन, ठीक है दोस्तों, पेप्सिन की उसको सुविधाजनक कर देता है, ठीक है। आपको स्टमक के बारे में पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे आपको स्टमक के बारे में बता देता हूँ, ये हमने अभी तक नहीं देखा है। तो ये हमारा स्टमक होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ क्या होता है, स्टमक में HCl रिलीज होगा, जो क्या करता है, जम्स मारता है हमारे फूड में, ठीक है, जब खाने को डिजोल्व करने में मदद करता है, पचाने में, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है, HCl से प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्टमक पे एक वॉल होती है, वॉल इस तरीके से एक लाइनिंग होती है, ये होती है दोस्तों म्यूकस की, ठीक है, म्यूकस की लाइनिंग क्या होता है, ताकि हमारा HCl जो है हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, इस तरीके से म्यूकस की वॉल होती है, ठीक है दोस्तों। और पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, जो लीवर है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर का जो जूस होता है, यानी कि जो भी लीवर सीक्रेट करता है, वो कहाँ स्टोर होता है दोस्तों, वो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लीवर का जो सिक्रेशन है, जो इसका एंजाइम रिलीज करता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर। ओडोमीटर क्या मीजर करता है, तो ये सब दोस्तों सबकी बाइक में होता है, वो ऐसे जो कांटा सा चलता रहता है, ठीक है दोस्तों, वो डिस्टेंस नापता है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, डिस्टेंस ही बोलना था मेरे को, मैंने ओडोर पे क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस नापता है, ठीक है दोस्तों। इसको जो बाइक में जो ट्रिप मीटर होता है वो बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैनुअल भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज 298 इफ इट्स न्यूक्लियस हैज 189 न्यूट्रॉन, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको एटॉमिक मास अभी बताया इस वीडियो में, ठीक है। पीछे क्या होता है एटॉमिक मास का फॉर्मूला दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ इसने न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन दे दिए हैं, तो 189। और मैंने आपको ये भी बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होगा, तो ये एटॉमिक नंबर लिख लो इसको। एटॉमिक मास कितना दिया है, 298 दोस्तों। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, बिल्कुल हलवा सवाल है। ये एटॉमिक नंबर निकालना है, इसको इस तरफ रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो 298 माइनस 189, तो 18 में से 9 गए 7, 8 में से 8 गए 0, 107। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। मैंने सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी दोस्तों, लग रहा है 18 में से 9 गए 9 होता है, सॉरी, और 8 में से 8 गए 0 और 1, ठीक है, 109, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर मिल गया हमें हमारा। इसको आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। अगर तत्व में द्रव्यमान संख्या 298 है और न्यूट्रॉन की संख्या 189 है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, 109 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85 आर, ठीक है, 35, 53 और 85 वाले एलिमेंट क्या कहलाएंगे। तो दोस्तों इनकी किसी एक की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो,
तो 2 8 8 10 18 18 8 26 26 के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो 1 8 और एक आ जाएगा, लास्ट में 1 आ रहा है, तो बाकी को मत देखो दोस्तों, क्या हो जाएगा, एल्कलीन। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, जो 35 53 और 85 नंबर के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं इनमें से, नोबल गैस, हैलाइड, एल्कलीन या हेलोजन। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको अभी पीरियोडिक टेबल जब समझाया था, तो मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में भी समझा दूंगा। तो इधर लास्ट वाले में 18 36 2 18 36 इस तरीके से आता है। तो दोस्तों 35 तो यहाँ आएगा ना 36 से जस्ट पहले, तो कौन सा ग्रुप है, 17 नंबर वाला क्या होता है दोस्तों, हेलोजन होता है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ 53 है तो यहाँ 54 होता है, लास्ट नोबल में आता है वो 18 में, तो 53 यहाँ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों हेलोजन होते हैं ये। 35 नंबर बेसिकली है क्या दोस्तों, ठीक है, ये सब हेलोजन है, 35 53 85 हेलोजन है, ठीक है। तो वो पीरियोडिक टेबल की मैं वीडियो, अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताइए कि आपको पूरी डिटेल से पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, तो दोस्तों बता दीजिए, ठीक है। वो डिटेल में यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी बहुत तरीके आपको समझा पाऊंगा, कि जैसे आपने लास्ट ग्रुप देख लिया, उसका नंबर अगर आपको पता है तो आप उससे जस्ट 1 2 पीछे वाले बता पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको पूरी एक वीडियो में बना दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। हेलोजन्स हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करता है दोस्तों, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दोस्तों आपको सबको पता है, अगर आप इधर किसी चीज को धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन उसको इधर ढकेलेगा ना। अगर आप इधर को चल रहे हैं तो फ्रिक्शन उसको इधर को ढकेलेगा, तभी तो ये उधर को नहीं जाता, तभी हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड, सॉरी दोस्तों 1000 वॉट, ठीक है, पावर दे रखी है, फॉर 3 आवर्स टाइम दे रखा है। तो टोटल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 30 दिन का बताना है, ठीक है। तो 30 दिन में 3 घंटे के हिसाब से टाइम कितना हो जाएगा, 90 घंटे, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना था, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वहाँ यूनिट में दिया हुआ था आंसर, तो मैंने यूनिट के हिसाब से आपको बताया था कि यूनिट का मतलब ही किलोवाट आवर ही होता है। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको किलोवाट में बदल लो तो 1 किलोवाट हो गया ये, और आर कितना आया 90, तो 1 किलोवाट आवर तो कितना 90 किलोवाट आवर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अप्रोच करने क्वेश्चन। अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करने बैठना कि पावर इक्वल टू वर्क पर अपॉन टाइम और लगे पड़े हो करने में, नहीं दोस्तों, ठीक है। स्मार्ट काम करना है, यहाँ वॉट दे रखी है इसको किलोवाट में बदल लो, फिर आर दे रखे 3 और 30 दिन दे रखे हैं तो आर में बदल लो 90, तो 90 × 1 90 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर आई दे रखा है, 0.5 एम्पियर आर दे रखा है 10, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करंट की डेफिनेशन। करंट की डेफिनेशन होती है दोस्तों, किसी भी एक वायर है या कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज पास होता है क्यू, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। याद कर लीजिए, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब पिछली वीडियो में क्या सीखा था दोस्तों, इससे ही मिलता जुलता, बिल्कुल इससे मिलता जुलता सीखा था, क्या, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है दोस्तों, ये भी याद करना था, ठीक है। तो चलो इसका आंसर सॉल्व कर लो यार, ठीक है। चार्ज फ्लोइंग पूछा है, क्यू पूछा है, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई कितना दे रखा है दोस्तों 0.5 यानी कि आधा, ठीक है। और टाइम कितना दे, टी सॉरी आर दे रखा है फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट बोल रखा है, तो 60 हो जाएगा, तो 30 कूलम, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन हो गया 30 कूलम। कैसे हुआ, हाफ इंटू 60। तो दोस्तों रजिस्टर का यहाँ कोई यूज़ नहीं है, आई क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट करो दोस्तों, ठीक है, कमेंट करिए, रेस्पॉन्ड करिए दोस्तों। एक जो टीम होती है, ठीक है, उसका काम क्या है, अगर वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रही है तो आपका काम है उसको यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, उसको उपयोगी बनाना। तो दोस्तों मैं पढ़ा के चले जाऊंगा, कोई उपयोगी नहीं होगा आपके लिए, क्यों, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। डाउट क्लियर करिए, अगर आपको जरूरत लगेगी, अगर आप काफ़ी सारे बच्चे होंगे तो हम एक जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, जूम मीटिंग में आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो आप कमेंट करिए, आपके लिए हर पॉसिबल चीज़ करी जाएगी दोस्तों, जो भी आपको ज़रूरत होगी सब चीज़ किया जाएगा, बस आप कमेंट तो करिए। अब इस चैनल पे हम स्टार्टिंग तो कर रहे हैं, हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक लोगों तक रीच आउट करने के लिए, एक कम्युनिटी बनाने के लिए,
जिसमें हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलें और उनके डाउट सॉल्व कर सकें और उनको जो सीखना चाहते हैं वो लोग उनको हम सिखा सकें। तो दोस्तों अगर आप रीच आउट नहीं करोगे, आप जब तक हिचकिचाओगे सवाल पूछने में, तो तब तक काम नहीं बनेगा। तो आप रीच आउट करिए, हमारे तक अपने क्वेश्चंस को पहुंचाइए और आपके हम सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विटटेकर क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम डैश डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो किसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये बायो का क्वेश्चन है। तो बायो के क्वेश्चन में दोस्तों आपको थोड़ा बहुत तो ठीक है मेमोराइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ क्या चलती है बायो में, क्या चलता है दोस्तों, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन मतलब याद करना ही पड़ेगा यार, कोई तरीका नहीं है, याद करो। पर यह है कि ज़्यादा बर्डन मतलब याद करते रहो, धीरे धीरे करो, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में पूरी बायो उठा के बैठ गए और भैया आज तो सब रट लेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो विटटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के पास एक प्री डिफाइंड यानी बढ़िया से परिभाषित नाभिक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, मोनेरा, ठीक है, याद कर लीजिए, मोनेरा होता है। मोनेरा जो है वो एक जो मोनेरा है दोस्तों वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये सब चीज़ें दोस्तों याद ही करनी पड़ेंगी। जब बायो पढ़ा अगर आप कहेंगे तो बायो की भी क्लास ले लेंगे, उसमें आपको सब चीज़ें याद करवा देंगे, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। अब देखो इसमें आपको और क्या जानना चाहिए दोस्तों, इसमें आपको जानना चाहिए कि जो विटटेकर है इसने क्लासिफिकेशन क्या करा था। इसने करा था जितने भी फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब एनिमल्स, सॉरी फ्लोरा मतलब फ्लावर्स एंड फोना मतलब एनिमल्स, ये जितने भी हैं इनको इन्होंने कुछ किंगडम में डिवाइड किया था। वो किंगडम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है दोस्तों। एनिमेलिया, प्लांटे, ठीक है, ये हो गए एनिमल, ये हो गए प्लांट। फिर आ गई फंगाई, एक क्लास हो गई फंगाई, एक क्लास हो गई प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, और एक हो गई मोनेरा, ठीक है। इसमें मोनेरा के पास न्यूक्लियस नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कभी कभी कि भाई ये 5 दे देगा ऑप्शन, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सी विटटेकर की क्लासिफाइड क्लास नहीं है, मतलब जो उन्होंने क्लासिफिकेशन में नहीं डाला। तो मान लो फंगाई की जगह फंगस दे दिया, तो भाई फंगस थोड़ी कोई क्लास थी, फंगाई क्लास थी। कहीं पे प्रोटिस्टा की जगह प्रोटोजोआ दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता। तो आपको ये 3-5 चीजें याद करनी है, क्या, एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है, मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ क्लियरली, ठीक है। एनिमेलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा, ये होती है एग्जैक्ट। अगर यही एग्जैक्ट अगर दिए तो है, वरना वो नहीं है, ठीक है। मोनेरा एंड फंगाई, ठीक है दोस्तों, ये 5 हैं, याद कर लीजिए, 1 2 3। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे, कोई टेंशन मत लो यार, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन का थर्ड। तो कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको कल फॉर्मूला बनाना सिखा दिया था। ऑक्साइड का होता है 2-, तो क्रॉस कर दो दोस्तों बस, तो Fe2O3, ठीक है दोस्तों, Fe2O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, भाई हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W, ठीक है, ये होता है सिंबल, याद कर लो, टंगस्टन का W होता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, बल्ब में, ठीक है दोस्तों, बल्ब में यूज़ होता है। कल ही पढ़ा था, यहाँ कौन सी गैस भरी आती है, इनर्ट गैस, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ऐसी गैस भरते हैं। नाइट्रोजन पूछा था कल ही के पार्ट 1 की वीडियो में देखा था, ठीक है दोस्तों। तो डाउट नहीं होना चाहिए, याद आ गया सब कुछ। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट भाई हाई होता है, तभी तो ये मतलब ये ऐसे जलता हुआ दिखता है और बढ़िया सी लाइट फैलाता है, ठीक है। जो वो पीले वाले बल्ब होते थे पहले घरों में 100 वाट वाले, वही है। तो भाई याद करना है इसका, तो क्या होता है 3422, ठीक है, हाई होता है 3422 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बेसिक इवेंट इन प्रोटोन सिंथेसिस इज द क्रिएशन ऑफ। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्रिएशन क्या होता है, आरएनए कॉपी, ठीक है। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, mRNA। डीएनए की फुल फॉर्म पिछली वीडियो में भी बताई थी, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सब न्यूक्लिक एसिड हैं दोस्तों, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो एक प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, डीएनए कॉपी हो जाता है एमआरएनए में, ठीक है। तो डीएनए इज कॉपीड टू एमआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक होता है दोस्तों ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लो। ट्रांसलेशन क्या होता है,
जब एक डीएनए से जो हम इंफॉर्मेशन है वो mRNA की तरह मैसेज को ट्रांसफर करते हैं एमिनो एसिड्स के रूप में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, ट्रांसलेशन, ठीक है। जब हम डीएनए की इंफॉर्मेशन को mRNA के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के रूप में, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज मोशन फ्रॉम रेस्ट, गेन इट्स स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बना लेता है। द एक्सेलरेशन विल बी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई दोस्तों, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो भाई इसने 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बना ली 2 में, तो कितना हो गया 2.5, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस वन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो दोस्तों मेटल प्लस वाटर कल की वीडियो में देखा था क्या बनाते हैं, मेटल प्लस वाटर दोस्तों कल की वीडियो में देखा था क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है देख लो। मान लो मेटल लिया मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन कर दी वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन कैसे होता है दोस्तों, जब हाइड्रोजन गैस मान लो अपने गुब्बारे में भरी है और इसके आगे आप एक कैंडल लगा देंगे, ठीक है, तो ये कैंडल जब ये गुब्बारा फूटेगा तो पॉपिंग साउंड आती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड एक्सपेरिमेंट होता है इसका, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, पॉपिंग साउंड से होता है, ठीक है। और जो गोल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर और लेड, कल की वीडियो में देखा था ये भी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में है ये भी, ठीक है, यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट, इनमें से कौन सा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो गोल्ड, सिल्वर और लेड ये तीनों पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड, सिल्वर और लेड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा सादा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एट रूम टेम्परेचर, भैया ये तो हद से ज़्यादा, ठीक है, मरकरी, ये तो हर जगह पूछ लिया जाता है, हर पेपर में आपको, ठीक है, हर पेपर में ही मिल जाता है यार, ये तो कोई सा भी पेपर हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे में तापमान पर तरल हो जाती है, भाई मर्क्यूरी, Hg, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए भैया ये तो धातु है, ये तो मेटल है भाई, मेटल क्या है, मरकरी। और पेपर में नॉन मेटल पूछ ले भैया, मरकरी मत लगा है ना, नॉन मेटल में क्या होता है, ब्रोमीन, या ये है जरूरी, ठीक है दोस्तों। चलो अगला सवाल। न्यूटनलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, भैया ये भी कल की वीडियो में, भाई हद हो गई, पार्ट 1 से ही सारे क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो, पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कुछ नहीं बचेगा। मैंने वहाँ न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, मैंने आपको वहाँ डोबरनेयर के ट्रेड भी बताए थे, डोबरनेयर के भैया हर चीज़ यार पार्ट वाइज होगी, कोई भी आपको बर्डन नहीं करेगा। इसी तरीके से मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा, डोबरनेयर के ट्राइड्स वहाँ बताए थे, जाके देखो यार, ठीक है। न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ वहाँ बताया था। मेंडलीव, पहली बार एटॉमिक नंबर का यूज़ किसने स्टार्ट करा पीरियोडिक टेबल में, मोजली, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा है। मोजली, मेंडलीव ने जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल क्लोजेस्ट टेबल बनाया था। डोबरनेयर ने ट्रेड बनाए थे, क्या 3 ही ट्रेड बना पाया था कि भाई अगर एक्स है, बीच वाले का वाई, अगर बीच वाले का ना लिखें वाई, तो एक्स से बढ़ते क्रम में अगर हमने एटॉमिक मास लिखे तो बीच वाले का एक्स प्लस वाई बाई 2 एटॉमिक मास होता है, यानी एवरेज होता है दोनों का। ऐसे उसने 3 जोड़े बनाया था, 3 ही बना पाया था वो, इसीलिए वह फेल हो गया था। और डोबरनेयर ने भाई ये भी कह दिया था कि आगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए फेल हो गया। न्यूलैंड ने क्या करा भाई, उसने बोला हर 8वां एलिमेंट सेम होगा, पर भैया ये तो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक। खत्म यार दोस्तों, इतना इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 1 kg की ऑब्जेक्ट 30 मीटर की हाइट से गिरी, 1 kg की ऑब्जेक्ट 30 मीटर की हाइट से गिरी। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, भैया वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ग्रेविटी इधर लग रही है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, ठीक है। फोर्स वर्क तभी करता है जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। या फिर अगर आपको वर्क नापना है तो सिर्फ वही डिस्प्लेसमेंट लो जो फोर्स की डायरेक्शन, मान लो ऐसे फोर्स लगा तो भाई फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट एस होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। भाई पार्ट 1 देखो, ठीक है, क्लियरली वहां पे सब समझाया गया है। अब यहाँ तो दोस्तों सब इजी है, फोर्स भी इधर लग रहा है और ये गिर भी नीचे ही रहा है भाई, है ना। तो यहाँ तो डायरेक्ट एफ इंटू एस कर दो, क्योंकि कॉस 0 1 होता है भाई, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा कॉस 0 1 है, तो भाई 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, कितना लगेगा, एम इंटू जी के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30 मीटर, एम जी 30 कर दो भाई, कितना जल्दी जल्दी 1 इंटू 10 इंटू 30 300 जूल, ठीक है। वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, तो पता होना चाहिए, ठीक है, 300 जूल।
अगला क्वेश्चन देखो, मैकेनिकल एनर्जी इज, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये भी पिछली वीडियो में बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये भी याद करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कुड नॉट फाइंड अ फिक्स प्लेस, तो ये भी भैया हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी तो कोई फिक्स प्लेस है ही नहीं, ठीक है, इसकी इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फिक्स प्लेस इसकी नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी भाई, ये पहले ग्रुप की भी तरह काम करता है भैया, 17वें की भी तरह काम करता है। क्यों, मान लो जैसे पहला है तो इसके पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ही होएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक लिखने जाओगे तो 2 8 7, भाई इसको भी एक ही चाहिए, इसको भी एक ही चाहिए स्टेबल होने के लिए, है ना, इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो भैया इसकी तरह भी एक करता है, इसकी तरह भी एक कर देता है, इसलिए ये फिक्स प्लेस पे नहीं आ पाया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, भाई सनलाइट तो चाहिए, भाई ऑक्सीजन नर को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये तो बच्चों वाला सवाल है। आगे देखते हैं, अ फ्री फॉल इन ट्रू सेंस अकर्स ओनली इन फ्री फॉल, भाई समुद्र में फ्री फॉल होगी क्या, समुद्र का पानी जो है भाई वो तुम्हें वो नहीं लगाएगा, क्या बोलते हैं उसे, बायोन्सी फोर्स, BU क्या बोलते हैं भाई उसकी स्पेलिंग, BUOYANCY, ठीक है, बायोन्सी फोर्स लगाएगा ना दोस्तों वो, तो भाई ये तो हो नहीं सकता, पानी में कैसे होगा यार, वो तो ऊपर को तुम पे फोर्स लगा देगा। एटमॉस्फेयर में दोस्तों हवा होती है यार, इतनी सारी गैसेज होती है, नीचे जाओगे वो गैसेज तुम्हें ऊपर को धक्का देंगी, ड्रैग लगेगा, एयर में एयर रेजिस्टेंस आएगा, वही गैसेज की वजह से जो अभी एटमॉस्फेयर की बात करी थी, तो भाई वैक्यूम में ही पॉसिबल है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, तुम नीचे गिरोगे तो अपने वजन से ही गिरोगे, ठीक है। परमानेंट, भाई फिर से वही पार्ट 1 जाके देखो भाई, पार्ट 1 क्या बताया था, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स होते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये, तो कौन सा सिंपल नहीं है, तो भाई यही होगा ना जाइलम, ठीक है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो, 10 किलो की ऑब्जेक्ट स्पीड है 10 v, तो कितना इजी लग रहा है यार, काइनेटिक एनर्जी 12mv², पढ़ते ही याद आ गया, मास दे रखा है 10, 5 × 5, 5 5 25, 5 25 5 125, डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अभी बताया कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, और एट अ पॉइंट बिटवीन इट्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दी ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म विल बी, ठीक है दोस्तों। अब इमेज कैसे फॉर्म होगी तो देख लेते हैं, यहाँ कहीं रख दी भाई ऑब्जेक्ट, तो बनाओ यार डायग्राम, लाइन ड्रॉ करो, ये ऐसे जाएगी, अभी बताया था ना जो पैरेलल से जाती है वो कैसी हो जाती है, वो पैरेलल से जाने वाली रे क्या होता है, फोकस से पास हो जाती है, और फोकस से जो जाती है वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो क्या करना है भाई, दूसरी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो भाई दूसरी या तो फोकस से ड्रॉ कर लो ऐसे, तो भाई यहाँ कहीं बन गई इमेज, ठीक है, फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है, या फिर दूसरी ऐसे ड्रॉ कर लो, कैसे, ठीक है, मिरर यार थोड़ा ऐसे बना लेना, तो ये ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तो अपने को तो आंसर मिल गया भाई, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब मैं आपको पूरा ढंग से बता देता हूँ, देखो ये देखो, ये इन्फिनिटी है, ये सी है, ये एफ है, ये पोल है, तो भाई 5 चीज़ हो सकती है, या तो इन्फिनिटी पे हो सकती है, या इसके बीच में कहीं हो सकती है, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, या इसके सी पे हो सकती है तो एट सी, या सी और एफ के बीच में हो सकती है बिटवीन सी एफ, ठीक है, और या तो एफ पे हो सकती है या एफ और पी के बीच में हो सकती है, ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड पी, इसको भूल जाओ, इन 5 को देखो, इसको उल्टा लिख दो दोस्तों, एफ यहाँ पे बिटवीन सी एफ, एट सी यहाँ पे बियॉन्ड सी लिखो, ठीक है, उल्टा लिख रहा हूँ मैं बस, और इन्फिनिटी को नीचे, ये होता है इसका आंसर दोस्तों। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखी है तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, बियॉन्ड सी पे है तो यहाँ बनेगी, यहाँ, ठीक है, तो अपना ऑप्शन ये था बिटवीन सी और एफ, तो बियॉन्ड सी, तो सी के पीछे बनी यहाँ कहीं, ठीक है, ऐसा ही हमने देखा। अब यहाँ पे भाई साइज की बात कर लो और नेचर की बात कर लो, ठीक है, इसको अभी हटा दो, साइज और नेचर की बात करो, तो भाई इन्फिनिटी से आती है, इन्फिनिटी पे सबसे बड़ी होती है, हम फोकस पे सबसे छोटी होती है, ये भाई ये तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, ये तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, फिर डिमिनिश्ड होगी, फिर भाई सेम साइज हो जाएगी, फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी एनलार्ज, और फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, हाईली एनलार्ज। अगर आप चाहते हो इस पर भी वीडियो बना दूँ तो भाई कमेंट करो, ठीक है, सब समझा दूंगा बढ़िया से, और ऐसे तरीके से बताऊंगा भाई, दिमाग पर जोर नहीं पड़ने का, एक बार देख लोगे अगली बार खुद ही तुम लिखते हो जाओगे, खुद ही सारे क्वेश्चन कर दोगे भाई। डिमिनिश्ड होती है भाई, फिर डिमिनिश्ड होती है, फिर सेम साइज आ जाती है, ये सारी की सारी कैसी हैं दोस्तों, रियल इन्वर्टेड है भाई,
सारी रियल इन्वर्टेड है, तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इस जगह पे रखिए, इस जगह पे, यहाँ देख लो बस, क्या वो इन 5 में से कोई जगह है भाई रियल इन्वर्टेड, ठीक है। पर भाई बता दूं, सिर्फ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए है ये चीज़, ठीक है। अब बाकी अगर तुम कहोगे भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का तो बता दिया सर आपने, बाकी दो का, तो भाई कमेंट करो, तुम्हें जानना है कमेंट करो, नहीं तो क्वेश्चन आएगा इंतजार करो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा पक्का करवा दूंगा। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ अ 5 भाई अभी अभी करा था यार, ये तो क्या थे 5, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा और लास्ट क्या था भाई, मोनेरा, ठीक है। अभी 5 करे थे, इनमें से कौन सा नहीं है भाई, एनिमेलिया है इसमें, प्रोटिस्टा भी दे रखा है भाई इन्होंने, फंगाई भी दे रखा है दोस्तों इन्होंने, ये क्या था, प्लांटे था, और ये एनिमेलिया था, ठीक है। पूरा लिख लो यार, ठीक है, अब तो बता दिया है, लिख लेना। प्रोटोजोआ कहाँ है भाई इसमें, कहीं यही ऑप्शन है, नॉट ही पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा। देखा भाई कितना इजी सवाल है, पढ़ लो यार बस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई वर्क इतनी देर से कर रहे हैं, ठीक है। चलो, नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, भाई अलॉय, ठीक है। भाई कोई भी अलॉय जो बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए मेटल्स की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो जैसे लोहा है भाई, उसमें निकेल और जिंक और कॉपर वॉपर मिला दिया तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, स्टील बन जाता है, ठीक है, जंग नहीं लगेगा जल्दी जल्दी, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बर्न नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं अलॉय। कैलकुलेट द मोमेंटम, मास दे रखा है, वेलोसिटी, भाई कर लेना, ठीक है। 400 इंटू 0.25 क्या होता है, 1/4, 100, ठीक है। अब यूनिट का खेल है भाई, यहाँ पे 100 सारे ऑप्शन 100 है, यूनिट का खेल है, यूनिट कर लो, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम मास होता है केजी, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो kg/(-1), अब दोनों में से जो भी दिख जाए भाई लगा दो, ms-1, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक, भाई याद कर लो, इंडिकेटर होते हैं नेचुरल, एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ऑल फैक्ट्री होते हैं भाई सुगंध वाले, स्मेल की बात हो रहा है, ओडोर मतलब होता है सुगंध, बदबू, ठीक है, जो भी समझना चाहो, स्मेल ऑल फैक्ट्री बोलते हैं उन्हें। तो भाई ठीक है, कौन सा होता है, 2-3 एग्जांपल देता हूँ। ऑनियन होता है, ठीक है, इसको तुम एसिड में डाल दोगे ना, सॉरी बेस में डाल दोगे तो इसकी स्मेल जो ऑनियन की जो तीखापन होता है वो चले जाता है, ठीक है। ऑनियन होता है, वनीला होता है, ठीक है, ये होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बाकी भी आपको पढ़ता होंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लिटमस पेपर होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोफ्थलीन होता है, ठीक है, कुछ कुछ है, जब आएगा क्वेश्चन कर लेंगे, चलो टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द वर्ड एटम, भाई एटम वर्ड किसने दिया था, तो भाई याद कर लो, ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई, क्या तरीका है इसका। एटम वर्ड किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने, ठीक है भाई, याद करो यार, डेमोक्रिटस ने दिया था एटम वर्ड। थॉमसन ने क्या करा था भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। रदरफोर्ड ने क्या करा था भाई, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, इसकी खोज रदरफोर्ड ने करी थी। और डाल्टन ने दोस्तों क्या करा था, इनको एटॉमिक थ्योरी का फादर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है डाल्टन को, फादर, जनक, ठीक है, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जनक कहा जाता है इसको एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है दोस्तों, इतना याद कर लो। डेमोक्रिटस ने एटम वर्ड पहली बार, ठीक है दोस्तों, पता नहीं है मुझे महर्षि कनद का क्या रोल था, उन्होंने एटम की सबसे पहले खोज की थी, महर्षि कनद, स्पेलिंग नहीं पता मुझे, ठीक है, महर्षि कनद। थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन खोज करा था, जे थॉमसन, कंप्लीट नेम अगर आप लिखो तो जे लिख लेना। रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जे डाल्टन। 1 मोल ऑफ कॉपर में कितने होंगे भाई, कहीं भी मोल आ जाए भाई, ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, 6.022 10⁻23, ठीक है, मोल आ गया तो इतना ही होगा, 1 मोल आ गया तो, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना, सुनो, अब ऑक्सीजन गैस बोल दी, ठीक है, और बोल दिया मॉलिक्यूल कितने होंगे, भाई O2 मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 10⁻23, भाई एटम कितने होंगे, डबल करना मत भूल जाना भैया, 2 को मल्टीप्लाई कर देना एटम पूछे तो, मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। पावर इज पावर, भाई अब क्या होती है पावर का फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर टाइम सेकंड में लेना है यार, ये वर्क डन इन 1 सेकंड 1 मिनट नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इंग्लिश का खेल है, मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ। 1 मिनट नहीं यार, 1 मिनट कोई डेफिनेशन नहीं है, मिनट के हिसाब से नहीं होता, ठीक है। करेक्ट आंसर मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन देख लो, नेम द प्रोसेस मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है भाई, जब ऑयल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमारे खाने वगैरह में जो ऑयल होता है उसके ऑक्सीडेशन की वजह से बैड स्मेल आती है और जो खाना होता है वो खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। रिडक्शन पता है आपको क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो सब पता ही है आपको। ऑक्सीडेशन भी आपको मैंने बता दिया करेक्ट आंसर जी। अरे सॉरी, क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या पता प्रोसेस पूछा है तो वो उसको कोरोजन बोला जाता है, अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कोरोजन पे, ठीक है। पर बेसिकली वो हो ऑक्सीडेशन की वजह से ही रहा है कोरोजन भी, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच एन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के लिए कौन सा वो सही नहीं है। डिफ्यूजन क्या है दोस्तों, जैसे आपने रूम में परफ्यूम मारा तो भाई वो एयर पार्टिकल जो होते हैं आपने यहाँ फैलाए पर वो पूरे रूम में फैल जाते हैं, तो क्या होता है जैसे आपने यहाँ छिड़का तो भाई यहाँ उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे वो फैल जाते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फैलना, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अब यहाँ कौन सा ट्रू नहीं है, तो इज हायर देन डेट ऑफ लिक्विड और सॉलिड, ऑब्वियसली बात भाई गैस के मॉलिक्यूल इजिली मूव कर सकते हैं तो सॉलिड और लिक्विड से तो ज़्यादा होगा ही। पार्टिकल मूव कंटिन्यूसली, ऑब्वियसली बात है मूव तो करनी ही चाहिए यार, बिना मूव करे डिफ्यूजन कैसे होगा। गैस डिपेंड ऑन द वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, यही गलत है, ठीक है, नॉट ट्रू। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, सी वाला, थर्ड वाला। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, ये तो है ही, ये तो मैंने बताया ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब जैसे यहाँ तुमने परफ्यूम मारा पर स्मेल तो उसकी पूरी रूम में फैलती है ना, तो कैसे हो रहा होगा, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लो कंसंट्रेशन में चले जाता है वो, हाई से लो की तरफ जाता है। तो भाई आंसर मिल गया हमें अपना थर्ड। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन कर लिए भाई, ठीक है। अब तो तुम भी थक गए होगे, मैं भी थक गया हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट तो आपको दिख ही गए क्या है यार, पढ़ाने का तरीका आप डिसाइड कर सकते हो, खुद से डिसाइड कर लो। अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा यार कमेंट करके बता दो, ठीक है। चाहते हो और वीडियो बनाए और कॉन्सेप्ट के मतलब किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे चाहते हो यार वो भी बता दो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आपके जो दोस्त हैं अगर कोई DSSB मैथ की, ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्जाम की मैथ की तैयारी कर रहा है तो यार उसको ये प्लेलिस्ट भेज देना, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में हो सका तो वहाँ भी डाल दूंगा। और DSSB के साथ साथ कोई भी लेखपाल की भी कर रहा हो यार दोस्तों, उसको भी हमारे चैनल का लिंक भेजो, ठीक है। प्लेलिस्ट भी है वो भी भेज दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। सबको बताओ यार, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर दो और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना और सब्सक्राइब मत करना कह रहा हूँ, सब्सक्राइब तो करना भाई, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी सब्सक्राइब्ड हो तो वो अनसब्सक्राइब मत करना, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, बाय।